नमस्कार। कार्यक्रम कार्यकर्ता कहिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उसी तपी हुई और परिमार्जित बहुत ही रिफाइंड सोच से आते हैं और वर्तमान में वो किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। एक खेती किसानी के परिवार से उनका नाता रहा है और आज भी आप देखेंगे तो एक भारतीय जनता पार्टी के आइडियल कार्यकर्ता की पूरी छवि उनमें आपको मिलेगी। कोई अपेक्षा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, बल्कि इस बात की प्रसन्नता कि जिस विचार, सोच और दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहे हैं उसमें हम अपने मन की इच्छा को तो पूर्ण करने में काफ़ी हद तक सफल रहे। तो मेरे साथ हैं नारायण पटेल साहब, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कई पदों पर रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत करता हूं पटेल साहब। थोड़ा सा आपकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जानना चाहेंगे। जितना मुझे पता है खेती किसानी की एक पृष्ठभूमि से आप आते हैं। आप कैसे याद करते हैं उन दिनों को जब 14, 15, 16 साल की उम्र थी और एक विचार जो उपजता है, शायद जितना मुझे पता चला कि वो आपातकाल के समय 12-13 साल के जो नारायण जी हैं उनके मन में ये बात आती है कि संघ से जुड़ा जाए क्योंकि परिवार में परंपरा रही है। थोड़ा सा हमें बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पहले भारतीय जनसंघ था और जनसंघ के समय भारतीय जनसंघ की विचारधारा का मन में विचार प्रस्फुटित हुआ, लेकिन इमरजेंसी लगाने के कारण लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी में अपना अस्तित्व खत्म करते हुए विलय कर दिया। उसी दौर में संघ की शाखा में जाता था और संघ की शाखा में जाकर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और सनातन संस्कृति के लिए कुछ काम करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन बच्चा था, कम उम्र थी, इसलिए ज़्यादा पराक्रम कर नहीं पाता था। स्कूल जाता था, फिर उसके बाद कॉलेज गया। लेकिन संघ की शाखा में लगातार जाने से एक विचार पुष्ट होता गया और जो इमरजेंसी लगाई और 1977 में चुनाव हुए उसके बीच का जो समय था वो बहुत संघर्ष का समय था। कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी, फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे और बहुत संघर्ष के समय परिवारों को संभालना, उन लोगों को जो जेल में चले गए थे, वैसा काम थोड़ा बहुत हमारे हाथ से ईश्वर ने करवाया। लेकिन 77 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में जनता पार्टी, जिसका हल्दर किसान चुनाव चिन्ह था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी और उस 2.5 साल के शासनकाल में एक बहुत अच्छा शासन और एक कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लगा भी सही कि हमारे जो संघर्ष का परिणाम आया है और सत्ता मिली है। लेकिन वो सत्ता भी बहुत शीघ्र चली गई और जनता पार्टी की सरकार गिर गई। अंततः दोहरी सदस्यता के विषय बड़ी मायूसी एक युवा कार्यकर्ता को उस समय हुई होगी जो उस विचार के साथ आगे बढ़ रहा था, जब जयप्रकाश जी का नारा था सिंहासन खाली करो जनता आती है। तमाम जोश भरे नारे थे, लेकिन आपसी मतभेद इतने थे कि केंद्र में न मोरारजी देसाई की राजनारायण से पटी, न चौधरी चरण सिंह जी से पटी और तमाम चीज़ें फिर ये हुई कि सरकार ही सत्ता से चली गई। दोहरी सदस्यता का प्रश्न आया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्धता खत्म करो या तो सरकार में रहो, नहीं तो नहीं। तो हमारे नेताओं ने, अटल जी ने और आडवाणी जी ने, और जो नेतृत्व था उस वक्त, उन्होंने तय किया कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्धता खत्म नहीं करेंगे और अंततः सरकार गिर गई। लेकिन 80 में चुनाव हुए, वो चुनाव में न जनता पार्टी थी, जनता पार्टी जरूर थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी और जनसंघ भी नहीं था। तो हमको जनता पार्टी के झंडे तले ही चुनाव लड़ना पड़ा और इंदौर से शील कुमार निगम चुनाव लड़े। उसके पहले कल्याण जैन थे सांसद और वो 89,782 वोट से प्रकाश चंद सेठी के सामने चुनाव हार गए। और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मुंबई के खुले अधिवेशन में मेरे को जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और अटल जी ने वहाँ पर बोला था कि सागर के पश्चिमी तट पर खड़े होकर ये कहने का साहस कर रहा हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उसके बाद जोश और बढ़ गया और पहला चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी को
84 में इंदिरा जी की शहादत के बाद सामना करना पड़ा और मात्र 2 सीट मिली थी। 2 सीट। उसमें मायूसी A.K. पटेल मेहसाणा से जीते थे और जी रंगारेड्डी हम्मम कोटा आंध्र प्रदेश से जीते थे। बस ये 2 सीट हमें प्राप्त हुई थी। उस 2 सीट से आज हम लगातार केंद्र में और कई राज्यों में सरकार में हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो रहे उनका भी रिकॉर्ड टूट गया, जवाहरलाल जी का, और मोदी जी अब सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे। आप एक खेती किसानी की पृष्ठभूमि से आते थे, आप कैसे राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में आने का मन बना? घर से डांट डपट नहीं हुई कि कहाँ जा रहे हो भैया नारायण जी, यहाँ तो न रोजी रोटी का ठिकाना है, न कब सुबह शाम का ठिकाना है, क्या होगा? खूब हुई, विरोध भी हुआ, डांट भी पड़ी, लेकिन संघ की शाखा में जाने के बाद एक आनंद की जो अनुभूति होती थी, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई देव कार्य है जिसके लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है। ये समाज की सेवा और उसमें जो विचार आते थे, समाज में समरसता लाना, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता था। और संस्कृति और धर्म और राष्ट्र को एक करने की जो विचार देते थे जो हमारे शिक्षक, मुख्य शिक्षक होते थे, वो बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि भारत माता की जय कहने वाला कोई राजनीतिक दल, क्योंकि हम अखबारों में कि सबके विचार कम्युनिस्ट पार्टी के भी पढ़ते थे, कांग्रेस के भी पढ़ते थे, पर ऐसा कोई दल नहीं था जो भारत माता को अग्रणी रखे, राष्ट्र को अग्रणी रखे। ये भाव आपके मन में बहुत गहरा रहता था। कभी आपके मन में दुविधा नहीं रही कि नारायण पटेल साहब खेती किसानी पे फोकस कर लेते या कांग्रेस में चले जाते? उस समय तो कांग्रेस का दौर था, तो बड़ा कठिन होता था उस समय भारतीय जनता पार्टी में होना, ना रैली में भीड़ आती थी, ना उस तरह के लोग होते थे कि आपको आगे का कोई बहुत बढ़िया भविष्य दिख रहा है। कभी दुविधा नहीं रही पटेल साहब? दुविधा भी नहीं हुई, विचार भी नहीं आया, क्योंकि मानसिक रूप से इतना सुदृढ़, संघ की शाखा में जाने वाला कार्यकर्ता इतना सुदृढ़ हो जाता मानसिक रूप से कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में हमारी जान पे कई बार हमले हुए और हमें जान से मारने की, हमारे घर जलाने की और अनेक कोशिशें हुई, लेकिन उसके बाद भी हमारा संगठन एक सुरक्षा कवच की तरह हमारे साथ खड़ा रहा उस संघर्ष के समय में भी। और किसानों का संघर्ष तो खूब किया और किसानों का ही संघर्ष किया, और आज भी किसान मोर्चे में हूँ मैं, और किसानों के सुझाव आज सरकार को देता हूँ। पहले संघर्ष करके प्रश्न उठाते थे, आज समाधान की स्थान पर बैठे हैं। कभी दुविधा नहीं रही, कभी कोई दुविधा मन में नहीं आई। आगे बढ़ते रहे आप। गुजराती कॉलेज से आपने गुजराती साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया, बीएससी किया? बीएससी किया। अच्छा, और पीएमटी में भी शायद आप अपेयर? हाँ, पीएमटी में 2 बार दी, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, नंबर अच्छे आए थे। हाँ, उस दौर में कौन कौन से राजनेता जो आज बड़ा नाम है बीजेपी के, कुछ आपके सहपाठी जरूर रहे होंगे? हाँ, जरूर हैं। हमारे से वरिष्ठ उस दौरान जो काम करते थे वो भी हैं, कनिष्ठ भी हैं। जैसे जीतू जिराती, वो मैंने गोद में खिलाया है जीतू जिराती। अच्छा, मेरे अपने गांव के ही हैं। अरे वाह। हाँ, जीतू पटवारी वाली कांग्रेस में है, वो भी मेरे को अंकल ही आज बोलते हैं, पैर छूते हैं। तो आपके गांव के ही हैं? जस मेरा पड़ोसी है जीतू पटवारी। अच्छा 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 अच्छा। और उस वक्त हमारे वरिष्ठ राजेंद्र धारकर जी, श्री वल्लभ शर्मा जी, गोकुलदास भुतड़ा जी, बाबू सिंह रघुवंशी जी, गोपी कृष्ण नेमा जी, निर्भय सिंह पटेल जी, जिन्होंने शुरुआत में, और लीलाधर पटवारी मीसाबंदी थे, मेरे अपने गांव के थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया। भेरूलाल पाटीदार जी, ये सब, कैलाश पाटीदार जी, ये सब वरिष्ठ नेता थे। प्रकाश सोनकर जी, विष्णु प्रसाद शुक्ला जी, ये सब नेता थे जिनके, किशोरलाल गोयल जी, और भी कई नाम हैं जो गिना सकता हूँ। अच्छा, उस दौर में हमने सत्यनारायण सत्तन जी से भी बात की। यस यस। तो वो कहते थे कि जब 1980 के पहले जनसंघ के लिए हम लोग जाते थे और इंदौर की मुस्लिम बहुल बस्तियों में जाते थे, तो ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलती थी, चिरागिए आ गए चिरागिए। चिराग, चूंकि दीपक, खूब अपना अपमान, बराबर अपमान भी सहा। और मुस्लिम बस्ती क्या है, हिंदू बस्तियों में भी हमारे अपने गांव में 80-90% कांग्रेस के लोग थे, और हमारे कोई मीटिंग या सभा भी कराना पड़ती थी तो लठ लेके सभा कराना पड़ती थी, खड़े होना पड़ता था, सुरक्षा, पुलिस को सूचना करना पड़ती थी। बहुत बार पत्थर, 1977 में कल्याण जैन जी हमारे गाँव में जनसंपर्क पर आए तो पत्थर उनको मार दिया किसी ने, तो खून, 2 बजे रात की बात है,
बहा, तो बहुत संघर्ष और कठिनाई का समय था, लेकिन विचार इतना पुष्ट था कि सब बढ़ते गए आगे बढ़ते चले गए। ये बताइए, उस दौर में आप लोगों की बात क्या होती थी जब आप बैठते थे? ना उम्मीदी मैं ना कहूँ उसको, लेकिन ये समझ नहीं आता था ये संघर्ष कब तक चलेगा, हम लोग कब तक सड़कों पर इसी तरह, क्योंकि आज भी कहा जाता है इतना आप लोगों ने आंदोलन किए हैं कि आज भी कई बार आप लोग भूल जाते हैं कि आप सत्ताधारी पार्टी हैं या विपक्ष की पार्टी। अधिकतर बातचीत हमारी जो होती थी, आज़ादी के पहले जिस प्रकार से जो परिस्थितियां बनी थी और आज़ादी में देरी हुई किसी किन्हीं कारणों से, पंडित नेहरू की नीतियों के कारण या कांग्रेस की नीतियों के कारण, गांधी जी की भी हम बहुत सारे विचारों से सहमत नहीं हैं, हम सम्मान करते हैं गांधी जी का, लेकिन विचारों से सहमत नहीं होते हैं। शायद कांग्रेस नहीं होती तो ये देश पहले आज़ाद हुआ, अगर सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व कांग्रेस के पास होता तो पहले हम आज़ाद हो जाते। यही बात, और किन परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया मंत्रिमंडल में, इस्तीफा देना पड़ा, और कश्मीर का जो विषय था कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, उन्होंने पहली शहादत देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में अपने बलिदान के साथ दी। वह बातें और वो कांग्रेस की नीतियां, पंडित नेहरू की फिर नीतियां चली, तुष्टीकरण की नीतियां हुई, संविधान को बहुत बार करा भ्रष्टाचार हुआ, चीन के साथ जो हुआ, चीन के साथ हम चुनाव मतलब युद्ध हारे, और अनेक लाल बहादुर शास्त्री की मौत जिस परिस्थितियों में हुई, ऐसी अनेक बात थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमको विचार दिया है, और उनकी मुगल सराय स्टेशन पर जो हत्या हुई थी वो 11 फरवरी 1968 था। 12 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया भारतीय जनसंघ का, और उन्होंने एक बात बोली थी कि आज राजनीति का देदीप्यमान सूर्य अस्त हो गया, हमें तारों की रोशनी में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी ध्येय को और उसी वाक्य को साथ में रखकर हम तारों की भांति, और आज देश में सत्ता में एक ध्रुव तारे के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है, वो शासन कर रहे हैं। लेकिन एक संस्मरण मेरे जीवन का सबसे कठिन संस्मरण मैं सुनाना चाहता हूँ कि 1996 को खूब संघर्ष किया, खूब मेहनत की। 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री शपथ ली उन्होंने और प्रधानमंत्री बने, और जब संसद में विश्वास प्रस्ताव पर उनको इस्तीफा देने का ऐलान करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन जा रहा, वो सबसे दुखद क्षण था। खूब रोया हूं मैं, आधे घंटे तक रोया। इतने संघर्ष के बाद वो पल जब इस्तीफा देने का, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट व्यक्तित्व गया तो बहुत कष्ट हुआ था। वो सबसे ज्यादा कष्ट हुआ मुझे, और सबसे ज्यादा खुशी हुई धारा 370 जिस दिन हटी थी, उससे ज़्यादा अपार खुशी मुझे कभी भी नहीं हुई। हमारे अखंड भारत का सबसे बड़ा मापदंड नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने स्थापित किया, उससे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उसमें खूब संघर्ष किया हम लोगों ने, लेकिन उससे भी बड़ी धारा 370, क्योंकि देश की अखंडता से का विषय था। कभी आपको चिंता नहीं होती कि जैसे वो गाना है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के? रोज होती जी। आज जो बीजेपी है वो बीजेपी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बदल गई है, लेकिन आज वही राम मंदिर जो बना वहाँ चंदा घोटाला सामने आ गया, अभी जेन ज़ी का आंदोलन भी आपने दिल्ली में देखा, तो कुछ चिंता होती है कभी कभी कि जो मूल्य जो चीज़ें हैं क्या आज भी वो मोदी जी इसको संभाल कर चल रहे होंगे, अमित जी संभाल कर चल रहे होंगे, लेकिन क्या वो गुण कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं कुछ लोगों में या बहुत सारे लोगों में? लोगों में तो नहीं छूट रहे हैं, और विचारधारा में भी नहीं छूट रहे हैं, और नेतृत्व भी बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य हमारे चिंता के कारण शुरू से रहे हैं। उसमें एक केरल था, पश्चिम बंगाल था, और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्य थे, और एक जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटने के बाद थोड़ा चिंता कम हुई, लेकिन हम वैचारिक रूप से इतने सुदृढ़ होने के बाद में केरल में अभी तक सरकार नहीं बना पाया, इसका मलाल है। अगला उद्देश्य हमारा केरल और तमिलनाडु में सरकार बने। पश्चिम बंगाल में हम सफल हो गए, वहाँ भी देश के
टुकड़े करने वाली शक्तियां बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई थी। और ये एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है कि वहाँ प्रचंड बहुमत से हम सरकार में है। उससे भी काफ़ी कुछ घुसपैठियों की संख्या आना या देश विरोधी शक्तियों का बढ़ना कम होगा। पटेल साहब, मैं जानता हूं आप जिस सोच के कार्यकर्ता हैं, वहाँ आपके लिए बीजेपी एक ईश्वर की तरह है। मैं समझता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिस रूप में देखा, तो मैं भी इंसान हूं, मैं भी आपके मन के उस दर्द से जुड़ गया था। कोई इतना प्रेम कर सकता है अपने नायकों से, अपनी पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं से, कि वो फूट फूट कर रो रहा है एक विफलता आने पर। फिर भी मैं जानना चाहूँगा, बड़ा कठिन है इससे उत्तर आपसे ले पाना इसका, लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूँ। तब की बीजेपी संघर्ष की बीजेपी थी, अब सफलता की बीजेपी है। संघर्ष में व्यक्ति बहुत सच्चे मन से सफलता के लिए प्रयास करता है। सफल होने पर कुछ अनिवार्य बुराइयां भी आती हैं, जैसी कांग्रेस में आई, माना गया। बीजेपी में भी आप ऐसी कुछ चुनौतियां देखते हैं? है जरूर, लेकिन बहुत कम है। कांग्रेस की संख्या में तो तुलना में तो बहुत कम है, आती है। पर मैं इसको व्यक्तियों की बुराई समझता हूँ, संगठन की बुराई नहीं समझता हूँ। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। क्योंकि व्यक्ति कोई बुरा हो सकता, नारायण पटेल गलत हो सकता है, मेरा संगठन गलत नहीं हो सकता, उसके विचार गलत नहीं हो सकते, उसके पुरोधाओं ने जो हमारे संस्कार दिए हैं या विचार दिए हैं या दर्शन दिया है वो गलत नहीं हो सकता। उसको अगर सच्ची रूप से अंगीकार करके चलेंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर कोई गलती कर रहा है या कोई कार्यकर्ता ने कोई परेशानी खड़ी की संगठन के लिए, तो उसकी अपनी निजी परेशानी है और वो परेशानी में आने वाले समय में आएगा, संगठन देखता है। अभी भी आपकी पार्टी में कुछ आंखें ऐसी हैं जो पूरी निष्पक्षता से अच्छे और बुरे का फैसला करती हैं? निश्चित रूप से देखती है। मैं कई नेताओं को, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ और महेश केवट को, एक कार्यकर्ता को, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, एक कार्यकर्ता को रजनीश अग्रवाल के लिए भी यही कहा गया। रजनीश अग्रवाल क्या कितने बढ़िया कार्यकर्ता, एबीवीपी से संघर्ष है, चलने में कठिनाई आती है, लेकिन कार्यक्रम में और संगठन के कामों में मैंने देखा है, मैंने अनेक वर्चुअल बैठक उनके साथ की है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और बहुत बुद्धिमान और अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए, और वो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा पटेल साहब, क्योंकि मैं आपकी भावना का बहुत सम्मान करता हूँ, तो कोई हल्का प्रश्न मैं नहीं करूँगा। जैसे एक फौजी से ये पूछना कि आप अपनी वीरता का प्रमाण बताइए, लेकिन कभी आपके मन में या परिवार में ये मलाल नहीं आया कि नारायण पटेल साहब तो दरी बिछाने से लेके हर काम, टू व्हीलर लेके आज भी निकल जाते हैं, लेकिन मिली उन्हें जिम्मेदारियां, सम्मान भी खूब है, लेकिन विधायक नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि राजनीति में, माफ़ कीजिएगा, आने का एक बड़ा उद्देश्य आज की राजनीति में या बीते 15-20 सालों में यही है कि विधायक नहीं बने, पार्षद नहीं बने, मंत्री नहीं बने तो क्या किया? हमने तो कभी सोचा ही न था कि पार्टी सत्ता में कभी आएगी और हमको विधायक बनने का या अन्य दायित्व मिलने का, जो सरकार में दायित्व है, वो मौका मिलेगा। तो हम तो वैचारिक रूप से सुदृढ़ है, लेकिन परिवार में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जी, तो उनको ढाढ़स बंधाते हैं और समझाते हैं, और विचार को कि हमारे देश में जो चुनौतियां हैं वो बहुत चुनौतियां हैं। हमको जहां एक सैनिक को जैसा देश की रक्षा के लिए भेजा जाता है, ऐसा हम भी भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं। हमें कहीं कभी गुजरात भेज दिया जाता है, कभी महाराष्ट्र, कभी बिहार या कभी उत्तर प्रदेश, जहाँ भी जिस राज्य में हमें भेजा गया, हम 3 महीने 4 महीने वहाँ रहे, पार्टी का काम किया, परिवार को छोड़कर गए, लेकिन काम किया पार्टी का, और कभी प्रश्न घर वालों ने नहीं किया, खुशी खुशी रवाना किया। और एक सच्चे कार्यकर्ता को इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि मुझे क्या मिला, हमने पार्टी को क्या दिया, हमने देश को क्या दिया, ये सोचना चाहिए। जीवन संगिनी जो आपकी रही, उनके मन में तो कभी पीड़ा नहीं हुई कि मेरे हस्बैंड जब चाहे जब निकल जाते हैं, जब पार्टी का आदेश आता है, उनका सूटकेस पैक होता है और उसके बाद मुझे मालूम है कि अब फला राज्य में चुनाव है, तो 3 महीने 2 महीने के लिए वो गए? जी, कभी उनके मन में कभी कोई प्रश्न? कभी भी मेरी पत्नी ने विरोध नहीं किया, आज तक नहीं किया। मेरे माता पिता भी अभी नहीं है दोनों, लेकिन वो भी जब तक थे उन्होंने भी विरोध नहीं किया। और जब मैंने कह दिया तो वो हाँ करते थे कि मेरा बेटा जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा। जहाँ तक
महत्वाकांक्षा का है तो मुझ में तो नहीं है, परिवार में तो हो जाती है। उस चीज़ का कोई वो गुण है, देश के आगे वो गुण है। हम एक कार्यकर्ता भाव से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब हम पार्टी की आवश्यकता होगी वहाँ हमको उस मोर्चे पे लगा देंगे, हम वहाँ ईमानदारी से काम करेंगे। ये भी सुनकर मुझे थोड़ी हैरत हुई कि आपके परिवार से आपके दोनों बेटों में से कोई राजनीति में नहीं आया। हाँ, कोई राजनीति में नहीं। तो आपने दबाव नहीं डाला राजनीति में आने का, या आपको भी लगा कि नहीं आए, वो जो उनकी मर्जी का काम है, या उन्होंने ही चुना ये? उन्होंने मुझे तो देखा कि ये बस फक्कड़ बाबा है, संघर्ष कर रहे हैं। मेरी हाल देख उनको कभी रुचि जागृत हुई नहीं है। और फिर एक मध्यम वर्गीय के परिवार से आता हूँ मैं, तो ब्रेड एंड बटर का ध्यान रखना पड़ता है, रोजी रोटी का भी चिंता करना पड़ती है। तो मेरे बेटों को काम सौंप दिया, वो घर का संचालन करते हैं। मैं तो संगठन के काम में ही अपना समय देता हूँ। अभी निमाड़ हमारे किसान मोर्चे के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जयपाल सिंह चावड़ा जी ने मुझे निमाड़ संभाग का दायित्व दिया है। तो अभी बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में प्रवास होते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं। आप अक्सर जाते भी हैं, और मैं देखता हूं बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं, कोई नहीं जानता, ट्रेन से, फ्लाइट से, सड़क मार्ग से वो उतरते हैं टिड्डी दल की तरह, और चुपचाप जहाँ रुकने की व्यवस्था है या की गई है या खुद ही करनी है वो करते हैं, चुपचाप काम में लग जाते हैं। तो ये किस तरह का मैकेनिज्म होता है, थोड़ा हमें समझाइए। बड़ी उत्सुकता रहती है कि हम सुनते हैं महाराष्ट्र के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश आए हैं, 2028 में हम सुनेंगे, या असम से आए हैं कुछ लोग, या कुछ पश्चिम बंगाल से आए हैं। तो ये क्या मैकेनिज्म रहता है, कैसे आप इकट्ठे होते हैं, क्या मैसेज होता है? भारतीय जनता पार्टी, भारत में दो ही राजनीतिक दल है जो केडर बेस है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी। हम केडर बेस पार्टी है और हमारा संगठन सभी जगह गठित है और संगठित है। हमको जो लाइन दी जाती है, हमारा जो बूथ है वही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और बूथ की पूरी टीम बनी होती है। हमको बूथ की टीम को एक्टिवेट करना है। उसके बाद हमारा शक्ति केंद्र है, हमारा मंडल है, उसके कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करके अलग अलग दायित्व सौंपते हैं, उनसे काम लेते हैं और निगरानी रखते हैं। बाहर के प्रवासी कार्यकर्ता होने के नाते उनके मन में भी थोड़ा संकोच होता है कि कोई तीसरी आंख देख रही है, जो हम काम नहीं करेंगे या गलत कोई काम करेंगे तो उसकी शिकायत भी जा सकती है। तो वो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट संगठन को मिलता है प्रवासी कार्यकर्ताओं के कारण, और उसके दबाव में वो काम अच्छा करते हैं। और जब लौटते हैं तब भी कोई संदेश होता है? लौटते हैं जब संदेश होता है कि जिस जगह आप गए हैं अब यहाँ से आपको कोई संबंध नहीं रखना है, यहाँ के जितने मोबाइल नंबर है आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी प्रकार की संपर्क हो जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति की कोई अनावश्यक या अनैतिक काम या अनैतिक फायदा लेने के लिए कोशिश करे, वो विधायक बना के आ रहे हो, सांसद बना कर आ रहे हो, तो कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए तुम दोस्ती कर लोगे। तो इसलिए हमारा संगठन इसमें बिल्कुल क्लियर है, वो संपर्क खत्म। हम गोधरा गए, वहाँ कोई संपर्क नहीं है। कभी छठे चौमा से एक दो कार्यकर्ताओं के फ़ोन जरूर आते हैं। अभी गोधरा से नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का फ़ोन आया कि महापौर जी के यहाँ जो स्वच्छता अभियान है, हमारा नगर निगम का एक दल वहाँ आना चाहता है, तो आप महापौर जी से संपर्क करके समय दिला दीजिए। वो हम कर देते हैं, वो भी काम के लिए। जालना में गए, 1.5 महीने वहाँ रहे, महाराष्ट्र में, बिहार में गए, अभी कोई संपर्क नहीं है। वहाँ नित्यानंद राय जी के निवास वहीं है जिस विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगी है, गृह राज्य मंत्री है, उससे भी संपर्क है, लेकिन कोई संपर्क नहीं, कोई बेजा फायदा उठाने की कोशिश नहीं, कोई दिल्ली जाने के लिए दिल्ली जाकर मिलने की कोशिश नहीं की, और न करना है। वो संगठन का स्पष्ट निर्देश है। वाह, ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेमिसाल बात है। ख़त्म करूँगा इस सवाल के साथ। पार्टी के युवा कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी हैं, और कई बार जिस तरह दतिया में हमने देखा कि अब पार्टी में बड़ी चुनौतियां भी हैं, अचानक टिकट कट जाता है, और जिनका टिकट कटता है उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। और फिर मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि हमें तो वही चाहिए, नरोत्तम जी ही चाहिए, कोई नहीं चलेगा उनके अलावा। बीजेपी में ये चीज़ें हमने बहुत कम देखी हैं। क्या आप इसे सत्ता की बुराई के तौर पे देखते हैं? मैं इसको अपवाद की तरह देखता हूँ। कहीं कहीं अपवाद आ जाते हैं, बट नेचुरल है कि जो नेता हमें दायित्व दिलवाते हैं या पदों पर सुशोभित करते हैं या पार्षद की टिकट दिलाते हैं, उनसे प्रेम तो हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, और उनको कोई चीज़ नहीं मिली
समझ लेते हैं, भावना बना लेते हैं कि इनको ही टिकट मिलेगी, नहीं मिली तो दुख होता है, कष्ट है, उसका प्रकटीकरण होता है, लेकिन इतना नहीं होता है भाजपा में। ये अपवाद है, ये सब जगह नहीं होता है। दतिया वाला विषय बहुत छोटा विषय है। हर कार्यकर्ताओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, युवा कार्यकर्ताओं को, कि हम वैचारिक रूप से सुदृढ़ हों और हमारी पार्टी का जो संदेश है कि राष्ट्र प्रथम, उस भावना के साथ काम करें। निजी लाभ का कोई स्थान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अपना घर बार छोड़कर राष्ट्र सेवा में लगना हो, संस्कृति की रक्षा के लिए लगना हो, धर्म रक्षा के लिए लगना हो और भारत माता की सदैव जय हो, इस काम के लिए लगना हो तो भारतीय जनता पार्टी में काम करो। बीजेपी के लिए संदेश बहुत साफ है, जब तक नारायण पटेल गढ़ते रहोगे आप चलते रहोगे, चरे व्यक्ति। बहुत चुनौतियां हैं और नारायण पटेल जी को बचा कर रखिए। बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके। तो कार्यकर्ता कहिन में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक और कार्यकर्ता के साथ।